जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी को बनाना चाहते हैं। आज तक कानपुर में अधूरा पड़ा है। लखनऊ में इन लोगों ने दो बार हमारा उसका मेट्रो का उद्घाटन किया है। आपने देखा गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का इन्होंने 2 बार उद्घाटन किया है। तो ये काम करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है दूध इन्होंने पकाया मलाई आप लोग खा गए। टोटी इन्होंने चुराया, मैंने थोड़ा चुराया। भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया। भाई अखिलेश को टोटी चोर के मामले में जानते हैं लोग। मोदी जी बनेंगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री, क्योंकि और कोई योग्य उम्मीदवार है ही नहीं। राहुल जी एक बनेंगे तो इंग्लैंड के बन जाएंगे या बाहर के बन जाएंगे। वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, उनके बाहर के बयान होते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज भौकाल में, जिसमें हम जनता के बीच जाकर विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानते हैं और उनके सुझाव लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और गहमा गहमी अपने चरम पर चढ़ रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं नोएडा के सेक्टर 56 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पक्ष और विपक्ष के लोग और कुछ समाज सेवी। तो आइए उनके बीच चलते हैं और लेते हैं उनके सवाल, उनके सुझाव। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजेश तिवारी। तो राजेश तिवारी जी, मेरा आपसे एक बहुत छोटा और सरल सा सवाल है। भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किनको बनता देख रहे हैं और क्यों? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जो बढ़िया काम करे। ये सरकार खूब बढ़िया काम कर रही है, मुझे तो यही प्यारे हैं। और अब दूसरे को क्या कहें। तो सर, ऐसे कुछ काम जो आपको लगता है कि जिसका लाभ सीधे आप तक पहुंचा है इस सरकार से, कुछ ऐसे 1-2 काम हमें बता दीजिए सर। रोडें बनी हैं हमारे यहाँ, 56 की बाउंड्री वॉल बनी है, नालियों पे कवर रखे जा रहे हैं। पहले कोई सुनता ही नहीं था, मिट्टी पड़ी रहती थी, उसको सफाई नहीं करते थे। अभी पर डे जाके नाली देख के आओ, मज़ा आ जाएगा। सफाई इतनी अच्छी है, बाउंड्री वॉल बनी है, ग्रीन बेल्ट की प्लांट लग रहे हैं। कितने काम है कि मेरे कभी नहीं हुए, लेकिन इस सरकार में हुए। जी सर। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर आपका शुभ नाम? अशोक सिंह। तो अशोक सिंह जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा किन मुद्दों पर लड़ रही है और ऐसी क्या बातें हैं जो भाजपा इस बार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम किस बात को लेके चल रहे हैं तो पूरा देश बोल रहा है और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। 140 करोड़ जनता इस देश की लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर बढ़ रहा है और बड़ी लगातार तेज़ी के साथ एक रफ्तार में चल रहा है। चाहे आप जीडीपी देख लीजिए या देश का ग्रोथ देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, सब में आप कहीं भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और का जो परफॉर्मेंस है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसीलिए इस बार जनता बोल रही है कि अब की बार 400 पार। तो सर, ये जो आपने बात कही अब की बार 400 पार, ये बात बहुत बड़ी है और इससे पहले भाजपा ने कभी, मुझे लगता नहीं कि 400 पार करा होगा। सिर्फ एक बार राजीव गांधी जी 400 पार कर निकले थे आगे। तो आपकी इस बात में आपको लगता है कितना दम है कि इस बार 400 के पार भाजपा पहुंच जाएगी? देखिए, दम तो हमारा इस बात से देख सकते हैं कि आपको याद होगा जब 24 दलों का गठबंधन बनाकर और उस समय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो वही पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपने मैनिफेस्टो में धारा 370 छोड़ दिया, राम मंदिर छोड़ दिया और जो आपकी जो चुनावी घोषणा थी उसको छोड़ दिया। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था एक दिन इस देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो इस देश से धारा 370 भी ख़त्म करेगा, महिलाओं के ऊपर जो हो रहा मुस्लिम अत्याचार है वो भी ख़त्म करेगा, राम जन्मभूमि भी बनाएगा। और आप देखेंगे कि 2014 में जब हम लोग कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, तो यही कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग बोल रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई आएगा ही नहीं और हम पूर्ण बहुमत के साथ आए। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि लोग तो मोदी जी के बहकावे में आ गए, 19 में नहीं आएंगे। हम 19 में उससे भी ज़्यादा सीटों से आए और हम आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 के पार और एनडीए 400 के पार, तो 400 के पार ही होंगे।
तो सर आप ये कह रहे हैं कि अटल जी उस समय जो वादे कर कर गए थे वो आज मोदी जी ने पूरे करे हैं, इस वजह से हम 400 पार का लक्ष्य पूरा कर कर इस बार दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने वादे ही नहीं कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा। याद होगा आपको, जयललिता जी उस समय भारतीय जनता जी सर। से समर्थन वापस ले ली थी और एक वोट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का सरकार गिर गया था, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था वाजपेयी जी को। तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि आज हम एक वोट के लिए हमारी सरकार को गिरा रहे हैं, एक दिन आएगा जब हम पूर्ण बहुमत के साथ इस देश पर राज करेंगे। जी, उस भावुक पल से भाजपा निकली और आज भाजपा यहाँ पहुंच गई है। वो भावुक क्षण था बहुत भाजपा के लिए। भावुकता तो 1953 से लेके आज तक चल रहे हैं। जब जनसंघ की स्थापना के जो संस्थापक थे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन सब की हत्या हुई है, पॉलिटिकल हत्या हुआ। आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जी सर, मैं आऊंगा सर वापस आपके पास। सर आपका क्या नाम है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतराम यादव है। जो संतराम यादव जी, मेरा वही एक सरल और छोटा सा सवाल जो मैं सबसे ले रहा हूं, भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं और क्यों? भारत का अगला प्रधानमंत्री हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी को बनाना चाहते हैं। तो सर आप अखिलेश यादव जी को अगला प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं, तो इसकी कुछ वजहें हमें बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के सामने जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं खड़ा हो पा रहा है, वहां अखिलेश यादव जी नरेंद्र मोदी जी के सामने कैसे खड़े हो जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने भी विकास किया है, नोएडा में भी विकास किया है, यूपी में भी विकास किया है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमने ऐलान किया था कि हम यूपी के 7 शहरों में मेट्रो चलाएंगे और हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा के लिए भी मेट्रो चलाई और गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा जिला अस्पताल हम लोगों ने दिया, एलिवेटेड रोड हमने दिया, यहाँ पर अट्टा से लगा के ममूरा तक हमने यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाई, स्कूल भी बनाए। हमने विकास किया। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हमने सबसे पहले बनाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो हम तो काम का वोट मांगते हैं। जी सर, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि आपने अभी सुना सर कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जी को अगला प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं और सर ने अपने काम भी गिनवाए, तो आप इनकी बात से कितना सहमत है? क्या समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में सच में इतना काम किया है जितना अभी सर ने बताया हमें? आप जिस नोएडा में बैठ के चैनल से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इनकी सरकार में आते तो ये चैनल का ये जो स्पीकर है ये भी ले जाते। सर बहुत बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार पर, कि आपकी सरकार में तो हमारा यही माइक ले जाते लोग, गुंडागर्दी इतने चरम पर थी, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार में गुंडागर्दी थी तो जो हम 7 शहरों में मेट्रो के लिए हम जो प्लान लाए थे, आज तक कानपुर में अधूरा पड़ा है। लखनऊ में इन लोगों ने 2 बार हमारा उसका मेट्रो का उद्घाटन किया है। आपने देखा गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का इन्होंने 2 बार उद्घाटन किया है। तो ये काम करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है दूध इन्होंने पकाया, मलाई आप लोग खा गए। टोटी इन्होंने चुराया, मैंने थोड़ा चुराया है, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया है। भाई अखिलेश को टोटी चोर के मामले में जानते हैं लोग। और जिस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, मेरे भाई को ध्यान होना चाहिए कि मेट्रो परियोजना केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। आधा पैसा केंद्र देती है, आधा राज्य देती है। और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास हम करेंगे तो उद्घाटन भी हम करेंगे, सब काम हम करते हैं। एक चीज़ थोड़ा ना है, इतने एयरपोर्ट दे रहे हैं हम लोग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, आपका घर, मकान, प्रतिष्ठा सब कुछ है और कोई एक आदमी अंदर से लेके भाग जाए। आज के डेट में योगी जी की सरकार में ये संभव नहीं है। आदमी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या कैब से भी कोई जाता है तो कैब वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उसके घर में जाके सुरक्षित छोड़ दे। और ये जिम्मेदारी के साथ साथ डर भी है और आदरणीय योगी जी का डर है। जी सर, मैं आऊँगा सर आपके पास। सर आपका क्या शुभ नाम है? सर योगेश पांडे। तो योगेश पांडे जी, जैसे कि आपने पक्ष विपक्ष सभी की बातें सुनी, उसके बाद मेरा आपसे वही एक सरल और सीधा सवाल, भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किनको बनता देख रहे हैं 2024 में और क्यों? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता। जी सर। किसी पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्टर्ड हूँ, एक आम नागरिक हूँ और जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये बहुत अच्छा हर फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है, रोड्स की कंस्ट्रक्शंस हैं, एजुकेशन पॉलिसी नई बहुत अच्छी लाई है। हर तरह से ये
काम कर रहे हैं और हर जगह इनका इवन इंटरनेशनल बहुत नाम है। इस सिलसिले में एक एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साल पहले मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो जिस साइड पे मैं गया था उस साइड पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो मैंने इशारे से ही पूछा कि उधर का रास्ता क्या, उसने इशारे में ही बताया कि ऐसे घूम के जाइए, हम समझ गए। फिर उसने इशारे से ही पूछा कि किस कंट्री को बिलोंग करते हो, और हमने बोला कि इंडिया, और जैसे ही मैंने इंडिया बोला वैसे ही उसने कहा मोदी मोदी। तो आप ये सोच लीजिए कि मोदी जी का नाम, और हम बहुत सारी कंट्री जाते रहते हैं, जितना यहाँ पे उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा है उतने ही बाहर के देशों में वो कोई भी प्रतिष्ठा या इज्जत बगैर काम करे नहीं आती। उन्होंने हर फील्ड में, चाहे वो चंद्रयान वाला काम हो, चाहे रोड के स्ट्रक्चर्स का हो, हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन में काम किया है। और हम लोग की तरफ से तो यही है कि मोदी जी ही आएंगे। और हमारे साथ सर आपने सुना समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री बनने की काबिल रखते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हर पार्टी जो होती है वो अपने प्रेसिडेंट को ही हाईएस्ट पोस्ट पे देखना चाहती है, तो इनकी भी ये कोई गलत बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को अगर बिलोंग करते हैं तो ये चाहेंगे कि अखिलेश यादव बने, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 543 या 45 लोकसभा सीट है। जिस पार्टी की इतने बड़े स्टेट में कुल 3 लोकसभा के एमपी हैं, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि 5 साल के अंदर जो है वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो सर ये बहुत बड़ी बात सर ने कही कि लोकसभा में 545 सीटें हैं और उन 545 सीटों में से मात्र आपके 3 सांसद हैं। तो आप अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना समाजवादी के कार्यकर्ता लेकर चल रहे हैं, ये कैसे पूरा करेंगे? माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लोकसभा में थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप एक सीट से क्या करेंगे जी। तो फिर उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप एक ना एक दिन, वो नहीं गए अपनी पार्टी छोड़ के, अकेले जाते थे भारतीय जनता पार्टी से, तो कहा कि एक दिन आप जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बने। इस बारे में हम तो सर ये सर कह रहे हैं कि एक बंदा अकेला काफी है। ये एक बंदा अकेला काफ़ी कभी भी नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज़ में। हम ये कहना चाहते हैं इनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी बहुत सही भी है। वो एक बंदे वाली बात नहीं थी उसकी, वाजपेयी जी के भाषण और उनके आर्गूमेंट सुन के पंडित जवाहरलाल नेहरू खुश हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूं कि ये आदमी एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सीट, एक सीट या 2 सीट वाली बात नहीं थी। हर पार्टी शुरू करती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 120-25 साल हो गए हैं, 1800 कुछ में बनी थी। जो जनसंघ थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बनाई थी वो 1952 में बनाई थी और उसके बाद धीरे बढ़ी, कभी घटी। जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी जब बन गई, जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद 2 सीटें आई थी। तो उस समय तो बहुत बड़ी वेव चल रही थी, सिंपैथी वेव चल रही थी, तो 2 सीटें आई थी। लेकिन ये कि नॉर्थ इंडिया में फिर भी एग्जिस्ट करती थी। जहाँ तक ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए 2-3 स्टेट तो बड़े बड़े और अच्छे होने चाहिए। तो जी सर, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अटल जी एक सीट से कहां तक पहुंचे, अखिलेश बाबू के पास तो फिर भी 3 सीटें हैं, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? मैं अटल जी के विषय में बोलूँगा। पहले मैं इनको ये बताता हूँ कि पहले अखिलेश जी तो चुनाव जीत जाए। पिछली बार डिम्पल भी हार गई थी, धर्मेंद्र भी हार गए थे, पूरा परिवार हार गया था, जबकि बसपा और सपा दोनों मिलकर लड़ी थी। 2017 में कांग्रेस और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। 2 नौजवान निकले थे और फिर 300 से ऊपर सीट भाजपा जीती है। जिताना हराने के काम जनता का है। जनता तय करती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं करना। ये शायद मेरे मित्र भूल रहे हैं, वाजपेयी जी ने उस समय जवाब दिया था जब वो एक मजाक उड़ाया था कांग्रेस ने कि आपकी तो 2 सीटें बच गई है। तब वाजपेयी जी ने कहा था कि गाड़ी चाहे करोड़ों की हो, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए ब्रेक छोटा सा काफ़ी होता है। इसलिए इस पार्लियामेंट में आपकी नीतियों को, आपकी गलत नीतियों को रोकने के लिए हम 2 ही काफ़ी हैं, और वो 2 से लेके आज हम लोग 350-400 के सपना देख रहे हैं। ये हमारा त्याग, बलिदान और संघर्ष का गाथा है। फिर भी अगर ये कहते हैं तो ठीक है, इनका अपना है, लेकिन ये सपने देखना ठीक है, क्योंकि मुलायम सिंह जी भी सपना देखते ही देखते चले गए कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब ये भी अगर प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री के लिए जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और एक बार नहीं 2-2 बार किया है, और इस बार फिर दोनों मिले हैं। तो सर
एक टीपू एक पप्पू आए हैं, तो ये पहले भी आए थे, आज भी आए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ जी रहा। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा सर, पिछली बार बुआ और भतीजे साथ थे, इस बार दो लड़के साथ हैं, राहुल और अखिलेश। तो पिछली बार से इस बार में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ गणित बदलेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ओनली बीजेपी रहेगी, बहुत ही अच्छी सीट से बीजेपी रहेगी, इतनी लेके आएंगे। उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं। ग्रामीण इलाकों में कुछ में अभी मैं घूम के आया हूँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जौनपुर, फैज़ाबाद, ये वो टोटली बीजेपी है। कहीं और किसी पार्टी का नाम नहीं। जात वर्ग के थोड़ा सा है, लेकिन उतना नहीं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना है कुछ। विकास किया भाई, यहाँ से लेके सिंगरौली, गोरखपुर के आगे तक सारा चमक रहा है हिंदुस्तान, और 10 साल और रह जाए, मज़ा आ जाएगा। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। आपका शुभ नाम सर? वीरेश्वर नागर। तो वीरेश्वर नागर जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ चर्चा चल रही है भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और क्यों होगा, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी ये माननीय मोदी जी बनेंगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री, क्योंकि और कोई योग्य उम्मीदवार है ही नहीं। राहुल जी एक बनेंगे तो इंग्लैंड के बन जाएंगे या बाहर के बन जाएंगे, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, उनके बाहर के बयान होते हैं। और आप अखिलेश जी अभी इस युग नहीं है कि पहले मुख्यमंत्री बने या एमपी बने, उनकी पार्टी आए मेजोरिटी में तभी बन पाएंगे। इंडिया गठजोड़ की कोई संभावना है नहीं। इंडिया गठजोड़ में आपस में झगड़ा चल रहा है, उनमें एक प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले तय कर लें वो आपस में। तो सर, मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से रहेगा, मैं एक एक करके सबके जवाब लूंगा। जिस तरह से भारत का विपक्ष कमजोर हो रहा है, इसके लोकतंत्र पर क्या प्रभाव रहेंगे? मेरा सवाल आप लोग एक बार और सुन लीजिए। जिस तरह से भारत का विपक्ष दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, इसके भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव रहेंगे? सर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये विपक्ष की कमजोरी का कारण है उनका भ्रष्टाचार। विपक्ष अगर ठीक होते, सही होते, तो वो उनको कमज़ोर नहीं होते। जनता उनको नकारती नहीं है। जनता ने नकारा इसलिए उनको, भ्रष्टाचार देखकर उनका। बिहार ले लीजिए आप, बंगाल ले लीजिए, यूपी का पहले केस उखड़ के आ रहे हैं सारे, और जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसका तुम्हारा आंध्र प्रदेश का भी है। तो बीजेपी में तो अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है जो इनके खिलाफ में हो, इसलिए लोग बीजेपी जीत रही है। तो इसकी संभावना से कुछ नहीं होगा, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये विपक्ष दिन पर दिन जो कमजोर होता जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन किया क्या जाए। अब जो आता है, अभी लोग बोलने लग गए हमारी सरकार आने दो फिर देखेंगे, हमारी ये आने दो फिर देखेंगे। अब इसकी ये डर सताता है कि भाई ये आ जाएंगे फिर गड़बड़ होगी। तो मैं सीधा समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई अब तो धमकियां मिलने लगी हैं कि एक बार सरकार आने दो फिर तुम्हें बताएंगे। तो सर, ये क्या, किस तरीके की ये बात हो रही है, और ये विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? ये किस तरफ हमारे देश का विपक्ष जा रहा है? ये तो आप लोगों को भी पता है कि विपक्ष के साथ क्या हो रहा है। सीबीआई पीछे लगा दी जाती है, जो भाग के इनकी तरफ आ जाता है उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, जो नहीं आता है तो उसकी जांच शुरू हो जाती है। सर, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आपकी वॉशिंग मशीन में जो भी विपक्षी नेता आता है वो बीजेपी के डिटर्जेंट से एकदम साफ हो जाता है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात ये कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मित्र पहले होमवर्क करके आए। 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय 2G, 3G, 4G, ज़मीन, कोयला, ये जीजाजी, सारे घोटाले इनके समय में हुए। उस समय सीबीआई और ईडी किसके खिलाफ जांच कर रही थी? इनकी सरकार हो तब भी सीबीआई ईडी इन्हीं के खिलाफ जांच करती है। हमारी सरकार है तब भी इन्हीं के खिलाफ। भ्रष्टाचार आप करोगे तो क्या सीबीआई अशोक के पास आएगा? आप भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं। मुलायम सिंह के समय में भी घोटाले हुए, अखिलेश के समय में कई घोटाले हैं, अभी सीबीआई का उनको सम्मान मिला है। आप लोग घोटाला करेंगे तो सीबीआई ईडी किसके पास जाएगी भैया? भाई, क्या लगाना है? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सीबीआई के फेरे में फंस गए, खनन माफिया बताया जा रहा है उन्हें, अवैध खनन के मुकदमे चल पड़े हैं। गायत्री प्रजापति का भूल गए क्या? जी सर। गायत्री प्रजापति का भूल गए? सर, जवाब एक मामला छोड़ना है। अब इनके हाथ में तोता है तो ये किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं आपके पास आऊंगा अभी इनकी बात लेकर।
अजीत पवार जी धुल गए। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ का घोटाला है, और 3 दिन बाद वो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो भाई ये आप बात इनकी सुनिए, कह रहे हैं कि अजीत पवार जी पर 3 दिन पहले तक तो मुकदमे थे, 3 दिन बाद मुकदमे गायब हो गए। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा आ गए, इधर अभी हिमाचल में चल रहा है। तो इनकी बातों का सीधा जवाब दीजिए आप इन्हें कि 3 दिन में कहां से कहां मुकदमे यहां से जीरो पर आ गए। आप पहले मुझे ये बताइए, एक तो होता है अपराध को संरक्षण देना, उसको समर्थन करना, उसको बढ़ावा देना। जी, मोदी जी की सरकार में किसी की भी हिम्मत नहीं है, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कि जो करप्शन कर ले और करप्शन के मामले में उसको संरक्षण मिले। हमारे यहाँ करप्शन करने वालों को सिर्फ दंड मिलता है। इसलिए कोई आए, अगर वो अपनी पार्टियों में गलत नीतियों के कारण, उनके नेताओं के दबाव के कारण अगर कोई काम किए होंगे तो वो किए होंगे, और CBI या ED जो जांच कर रही होगी वो करेगी। हमारे यहाँ आने से ये नहीं है कि वो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसका संरक्षण नहीं है। इसलिए मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में एक भी विपक्ष का कोई भी नेता एक आरोप नहीं लगा सकता है। ये इसलिए जनता बार बार इनको पसंद कर रही है। ये लोग, और कुछ बचा नहीं है। आप जिस तरह पूछ रहे थे कि विपक्ष कमज़ोर क्यों है, विपक्ष तो कमज़ोर ही इसीलिए है कि जब इनको समय आया कि सत्ता संभाल के जनता का विश्वास जीते, जनता का हम लोग भाग्य बदले, जनता का प्रोग्रेस करें, उनको पढ़ाए लिखाएं, तब ये अपने परिवार को बढ़ाने में लग गए, घोटाले करने में लग गए। अब जब जनता ने इनको पैदल कर दिया तो अब ये तोता कह रहे हैं, भैया ये तोता तो आपके पास भी था। अब तो हम 10 साल से सरकार में हैं, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, हमेशा तो विपक्ष में ही थे। जी सर, मैं आपके पास तोते आप ही के मंत्री के खिलाफ क्यों लगते थे? जी सर, मैं आपके पास आपकी सरकार में भी रॉबर्ट्स वड्रा के पास क्यों लगते थे? आपके ही कारण में बोफोर्स घोटाला क्यों होता था? आपके ही समय में तोप घोटाला क्यों होता था? आपके ही समय में जीप घोटाला क्यों हुआ? 2G, 3G, 4G, 5G जितने जी हैं आप ही की सरकार में हुआ। ये तोते आपके ही तो थे जो आपके सरकार के खिलाफ करते थे। जी सर, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगा। मैं सर से फिर एक वही सीधा सवाल, सर जिस तरह से भारत का विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, इसके लोकतंत्र पर क्या प्रभाव रहेंगे आपके नजरिए से? हम 2-3 चीज़ें बताते हैं। एक तो हिंदुस्तान का कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा रहा है कि इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं कि अपोजिशन में हर स्टेट की अलग, नेशनल लेवल पे अलग पार्टियां हैं, वो कभी यूनाइट नहीं हो पाते, कभी कोई स्ट्रांग लीडर नहीं आता उनका। तो चाहे वो पंडित जी नेहरू जी के टाइम पे देख लो, अपोजिशन कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उन्हीं के पार्टी के कांग्रेस के बने तो थोड़ा सा अपोजिशन हुआ, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो कल्चर ही इस टाइप का है। और दूसरा अपोजिशन का ख़त्म होने का जहाँ तक पब्लिक से है सवाल, कि जो भी रूलिंग पार्टियों में, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहे, जैसे बीजेपी आजकल है, तो जो भी ये चाहे अच्छा काम करें उस पर भी ये कहेंगे कि ये ठीक काम नहीं। पब्लिक जानती है कि ये काम सही है, लेकिन कभी भी अपोजिशन सपोर्ट नहीं करती है अच्छे काम को भी। जैसे अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करती, बुरे काम को तो अगेंस्ट जाना ही जाना है। अगर उनके निगाह में कोई ख़राब काम है, जो उनको पता है अंदर से ये काम सही हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, ये काम कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपोजिशन में है। तो डेमोक्रेसी का तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर रूलिंग पार्टी कोई ख़राब काम या कोई गलत काम कर रही है या उनके दृष्टि से कर रही है तो उसको अपोज करें। ये तो नहीं हो सकता कि जो भी काम गवर्नमेंट करती है 100 के 100 सारे गलत काम है, आप अपोज करोगे तो पब्लिक इसलिए भी अगेंस्ट हो जाती है, अपोजिशन को सोचती है इनका तो काम ही यही है। तो आपका 2 टुक ये कहना है कि विपक्ष का काम सही को सही और गलत को गलत कहना है। स्ट्रांग होगी तभी पब्लिक सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई ये काम ये सही कह रहा है। जब अच्छे काम को भी कहेंगे खराब है, राम जन्मभूमि में नहीं जाएंगे, मत जाओ, वो पार्लियामेंट बनाया उसमें नहीं जाएंगे, चंद्रयान हुआ तो उसमें कुछ कह देंगे, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ, चाइना के साथ हुआ तो उनको सपोर्ट करते रहेंगे, तो फिर पब्लिक तो अगेंस्ट होगी। सर जब पब्लिक अगेंस्ट होगी तो अपोजिशन कहाँ से बनेगी? सर ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सही को सही और गलत को गलत कहना, पर हमारा विपक्ष हर चीज को ही गलत कह रहा है। चाहे राम मंदिर उद्घाटन हो उसमें नहीं पहुंचा गया, एयर स्ट्राइक हो तो बोलता है विपक्ष एयर स्ट्राइक नहीं हुई। तो सर विपक्ष हर चीज को गलत क्यों कह रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी पार्टी हैं देश में, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सब भ्रष्टाचारी हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें मुझे लगता है कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी में अभी तक किसी पे भी ईडी के या सीबीआई के छापे नहीं पड़े। तो मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी देश में, इसीलिए विपक्ष जो कमज़ोर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि बाकी सब जितनी भी पार्टी हैं सब में भ्रष्टाचारी हैं,
और बीजेपी में सब सदाचारी हैं। जी सर, तो यहाँ पर क्या वाइंड अप करें? ठीक है। सामने से आ जाओ, सामने से थोड़ा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो सर, जैसे कि अभी आपने इनकी बात सुनी, समाजवादी पार्टी की, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनकी नजरों में देश में हर कोई भ्रष्टाचारी है। सभी विपक्षी पार्टियों पर केस चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कोई केस क्यों नहीं? क्या आपके सभी नेता टॉप टू बॉटम एकदम साफ हैं, एकदम दूध के धुले हैं? पहले मैं वही बात बोल रहा था ना कि मेरे मित्र पहले होमवर्क करके आए। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एजेंसियां उनको 16-16, 18-18, 20-20 घंटे बैठाती थी और कोई क्वेश्चन नहीं करती थी, बैठा के हैरेसमेंट करके उनको भेज देती थी और फिर अगले दिन बुलाती थी, क्योंकि कोई करप्शन का मामला था नहीं, उनको परेशान करना था। और फिर ये जो बात कर रहे हैं, जिनको आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, एक जनरल डायर हुआ था जो जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था, और दूसरा जनरल डायर उत्तर प्रदेश में निवर्तमान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह था जो निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलवाया था। ये तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। ये राम जन्मभूमि में किस मुँह से जाएंगे दर्शन करने? अरे आपको जब अवसर मिला था आपको, तो आप तो नारा दे रहे थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, तो जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने उसको पसंद किया जिन्होंने राम जन्मभूमि बनाई। और कांग्रेस के लोग और ये दोनों की विचारधारा एक ही है, तो विचारधाराओं की लड़ाई है और विचारधारा जीतता है, इसलिए जनता विचारधारा को पसंद करती है, उसके विकास की नीतियों को पसंद करती है। इसलिए मोदी जी थे और मोदी जी आगे आ रहे हैं। हमने कहा हम 370 पार, एनडीए 400 पार, और देश की जनता 125-30 करोड़ जो 40 करोड़ है वो इसको पार करेगी। ये देखते रह जाए, ताली बजाते रह जाए। अगला आने वाले तीसरा टर्म जो है वो आदरणीय मोदी जी आएंगे और इससे ज़्यादा बहुमत के साथ आएंगे। जी सर, हमने सबकी बात सुनी। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे कुछ पक्ष तो कुछ विपक्ष, राजनीतिक विशेषज्ञ और समाज के गणमान्य लोग। तो मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, सेक्टर 56 नोएडा से न्यूज़ वॉच इंडिया, कैमरामैन प्रमोद तिवारी जी के साथ। धन्यवाद।